हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारा सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक मोटिवेशन। आपको पता है इससे पहले मैं आपको चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का पूरा टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ा चुकी हूँ। इसके साथ साथ सोशलाइजेशन का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से पढ़ा दिया है। गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की हमारी 4th क्लास है। इसके साथ साथ मैंने आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये सब के सब टॉपिक जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो जो मतलब कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं सारे, जो कि 50 क्वेश्चन की सीरीज थी। इसके साथ साथ मैं ऐसे ही बीच बीच में ऐसे टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी, ताकि आपके जैसे कंसेप्ट भी जो है ना वो क्लियर होते जाए। क्योंकि अगर हम मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा जो है क्वेश्चन सीरीज करना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। जब हम क्वेश्चन सीरीज कर लेते हैं तो ये मानकर चले हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हमें ये पता लग जाता है कि हमने इस टॉपिक को कितना समझ लिया है या वो टॉपिक हमारे कितने समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो आपको मैराथन की फॉर्म में भी करा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आपको मैराथन की नीड है, क्योंकि अभी आपका हाफ जून का मंथ पड़ा है और अभी आपका जुलाई का महीना भी पड़ा है, ठीक है। 20-25 दिन जुलाई के भी हैं। तो अभी आपका टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई फास्ट प्रोसीजर तो नहीं होता है मैराथन क्लासेस में कि क्वेश्चन कराया और आपको सब कुछ आ गया। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं आता है, आपको उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर करने जरूरी होते हैं। अभी मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि मैम पहली बार मैं एस्टेट का एग्जाम दे रहा हूँ और मेरे को सीडीपी समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए बेस्ट भी यही है कि वो सीडीपी के पहले जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ केवल वही पढ़े। अब बहुत सारे लोग होते हैं गाइड करते रहते हैं अलग अलग जगह से, मान लो अगर उनको यहाँ से समझ में आ रहा है तो उनको पढ़ने दो, और अगर उनको कहीं और से समझ में आता है तो उनको वहां से पढ़ने दो। ये तो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है ना। ऐसे हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते चीजों को। तो अगर किसी को समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ रहा है वो, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैं सच बता रही हूँ आपको, ऐसे टॉपिक वाइज कोई नहीं पढ़ाएगा। टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो उनको मतलब उनका कोई पेड बैच होगा, है ना। तो पेड बैचेस में इस तरीके से टॉपिक वाइज कराया जाता है, तो आप देख लेना पेड बैचेस में इस तरीके से होगा। और जो यूट्यूब पे कराया जाएगा वहां आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। वो क्या करते हैं, पेड बैचेस में टॉपिक करा देते हैं और फिर यूट्यूब पे क्या करते हैं, उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस करा देते हैं, ताकि दोनों तरीके से उन्हें फायदा हो जाए, है ना। ऐसा हो देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको सारे टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको टॉपिक भी कराती हूँ और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराती हूँ, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। और आपने देखा होगा मैं क्लास में कोई फालतू की पचड़ेबाजी या इस तरीके की कोई भी नॉनसेंस चीज नहीं लाती हूँ, है ना। सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है। अगर मैं एक बार पढ़ाने लगूंगी तो सिर्फ मैं पढ़ाकर ही अपना टॉपिक खत्म करती हूँ, और जिसने पहले मुझसे पढ़ा है उन सबको भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता। अब हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मोटिवेशन, ठीक है। आप सोचेंगे मोटिवेशन टॉपिक का हमारे इस सीडीपी में क्या काम होगा, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मोटिवेशन होता है ना वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के लिए क्या, आप भी इतने बड़े हो गए हैं, आपको भी आज मोटिवेशन की नीड पड़ती है। मान लो आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं, बार बार इतनी बार दे चुके हैं, जिससे क्या हो गया, आपका मोटिवेशन लूज हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। तो किसी ने आपको बूस्ट कर दिया, कि आपको मोटिवेट कर दिया, तो आप क्या हो जाएंगे, आपको क्या लगेगा कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो एकदम ये ऐसे चॉकलेट की तरह काम करता है। जैसे हम बच्चे को चॉकलेट देके कुछ भी करा लेते हैं, वैसे ही मोटिवेशन देके हम किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा मोटिवेशन टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन की बात करें तो इसे हिंदी में हम अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी में मोटिवेशन, अंग्रेजी में आप सभी को पता है इसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटेम शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है टू मोशन, यानी कोई चीज क्या है, मोशन में है, चल रही है ना। मोटिवेट करके हम क्या कर देते हैं, उस इंसान को चला देते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, टू मूव करना। यानी इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द मोटेम से हुई है। तो ये आपको याद रखना है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, मोटेम शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ क्या है, टू मूव करना, टू मोशन में होना। मोटिवेशन जो है ये क्या होता है, हार्ट ऑफ लर्निंग होता है। गोल्डन पाथ भी हम इसे क्या कह सकते हैं, लर्निंग का गोल्डन पाथ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी को भी मोटिवेट करके उसके लिए उसको मतलब क्या कर सकते हैं, काम करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं, है ना।
मोटिवेशन किसी को अंदर से सदैव कार्य करने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता रहता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले अब देखो हमारे पास ना नीड्स होती है, हर इंसान की ना नीड होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना, इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो इस पे आप डबल स्टार टिक कर सकते हैं क्योंकि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले पॉइंट्स हैं। अब नीड जो होती है, दो तरीके की नीड होती है हमारे पास में, एक प्राइमरी नीड होती है, एक सेकेंडरी नीड होती है ना। प्राइमरी नीड्स में क्या आता है, जो हमारी प्राथमिक नीड है। सेकेंडरी नीड, जब हमारी प्राइमरी नीड्स पूरी हो जाती है तब हम किसकी तरफ आगे मूव करते हैं, सेकेंडरी नीड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी नीड्स जो होती है ये हमें जन्मजात पाई जाती है, इनको हम बायोलॉजिकल नीड्स भी कह सकते हैं। जैसे हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना, तो ये सब किस में आएंगे, आपके प्राइमरी नीड्स में आएंगी। जैसे हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये सब किस क्या है, हमारी प्राइमरी नीड्स है। इनका पूरा होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम प्यासे नहीं रह सकते, भूखे नहीं रह सकते। तो ये क्या है, प्राइमरी नीड्स होती है, इनका पूरा होना जरूरी होता है। पहले इनका क्या होगा, ये पूरी होंगी, उसके बाद क्या आएंगी, सेकेंडरी नीड्स आएंगी। ठीक है, इसको हम सोशियोजेनिक नीड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर भूख, प्यास और ये स्लीप, ये सब किस में आता है, प्राइमरी नीड्स में आता है। सेकेंडरी नीड की बात करते हैं तो सोशियोजेनिक नीड्स होती है, अननेचुरल होती हैं। ये वो कैसी थी, बायोलॉजिकल थी। इनको, ये हमारे अंदर जो सेकेंडरी नीड्स हैं जन्म से नहीं होती, इन्हें हम सीखते हैं या फिर समाज से अर्जित करते हैं, जो हमें समाज देता है, जो हमारी साइकोलॉजी है। ठीक है, जैसे हमारा माइंड है, अब हम किसी को देखेंगे, मतलब इसके पास घर है, मकान है, पैसा है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को कमा कर भी वैसी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या होता है, सेकेंडरी नीड्स में आता है ना। ये कैसी है, अननेचुरल है, यानी सोसाइटी से अट्रैक्ट, ताकि लोगों का विकास देखकर हम क्या करें, मेहनत करें। देखो वही बात हो गई ना। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी नीड्स है, दूसरे नंबर पर हमारी क्या थी, सेकेंडरी नीड्स थी। आगे इतना समझ में। प्राइमरी नीड्स में मैंने आपको क्या बताया था, प्राइमरी नीड्स में आपके हंगर है, भूख है, प्यास है, सोना है। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडरी नीड्स में क्या है, सोशियोजेनिक नीड्स है। जैसे ये अननेचुरल होती है, ताकि हम दूसरों को देखकर मेहनत करने की कोशिश करते हैं। अब उसके पास ऐसा घर है तो हम क्या सोचेंगे, हम भी मेहनत करके वैसी चीजों को अचीव कर सके, है ना। तो ये क्या है, देखो अब आप गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किस में आ रही है, आपकी सेकेंडरी नीड्स में आ रही है। क्योंकि जब आप जॉब लग जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी उन चीजों को प्राप्त कर सकेंगे, है ना। आपने क्या देखा कि उसकी जॉब लगी हुई है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, उसने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, तो आप भी क्या सोचते हैं कि हम भी ऐसे मेहनत कर सकते हैं, दिमाग लगाकर पढ़ सकते हैं, हमारी भी जॉब होगी, हम भी क्या करेंगे, वैसे बन जाएंगे, है ना। तो हमारी ये क्या होती है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स या फिर हम समाज को देखकर जो हमारी जरूरतें बनती हैं वो किस में आती हैं, सेकेंडरी नीड्स में आती हैं। आ गया समझ में इतना? आई होप समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब मैं मोटिवेशन की बात करती हूँ, तो मोटिवेशन की ना एक साइकिल होती है, ठीक है सॉरी। तो इस साइकिल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस साइकिल को याद करने का एक फॉर्मूला है NDAGAR। पहले क्या होगी, एन से क्या है, नीड, यानी कि हमें क्या हुई, मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पहले किसी चीज की क्या महसूस होती है, नीड महसूस होती है ना, होती है ना। जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको क्या है, जॉब की नीड है। उसके बाद डी से क्या है, डिराइव है, फिर आपको आपके अंदर उस चीज को पाने की क्या होगी, भूख होती है ना। डिराइव है यानी ड्राइव होती है जो आपको उस काम की तरफ लेकर जाती है। फिर आपके अंदर क्या होगा, ए से क्या है, अराउजल है, एक्साइटमेंट है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। जी से फिर क्या होगा, आपका गोल बनाएंगे आप उस चीज को लेकर, है ना। गोल को फिर क्या करते हैं, ए से क्या करने की कोशिश करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब आपको वो चीज मिल जाती है तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है हमारा मोटिवेशन, है ना। फिर उसको दोबारा से क्या करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, रिडक्शन अराउजल हो जाता है, यानी वो चीज थोड़े समय के लिए रुक जाती है, फिर दोबारा से कोई नई नीड आती है, फिर से आपके पास ड्राइव होती है, फिर अराउजल होता है, फिर गोल होता है, अचीवमेंट, फिर रिडक्शन। मतलब ये साइकिल पूरी लाइफ आपके ऐसे ही चलती रहती है अगर आप इस चीज को पाना चाहते हैं तो। ठीक है, आ गया समझ में। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के लिए हमारे पास में एक साइकिल दी गई है जिसका फॉर्मूला है याद करने का, NDAGAR। एन से हमें किसी चीज को पाने की नीड होती है, अगर हमारे पास नीड है तो क्या होगा, हमारे पास डिराइव भी होगा। ठीक है, डिराइव है, डिराइव के बाद क्या होगा, अराउजल होगा। अराउजल यानी कि एक्साइटमेंट होगा हमारे अंदर। अगर हम एक्साइटेड है तो हम क्या बनाएंगे, उसके लिए गोल बनाएंगे। गोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब हम उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं या हम उसे अचीव कर लेते हैं, गोल बनाया, गोल के बाद हमें वो चीज अचीव हो गई, मिल गई, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद में वो चीज क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है उसका, मतलब वो रुक जाती है ना। अब देखो, अब मान लो आपको जॉब मिल गया, जॉब मिलने के बाद आपके अंदर ना थोड़ी ऐसी फीलिंग आ जाती है
कि हाँ बस यहीं तक था जो था, मुझे जॉब मिल गई है, अब मुझे एक सुकून की जिंदगी जीनी है, ऐसा हो जाता है हमारे अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हो गया हमारे अराउजल का, हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो क्या हो गई, कम हो गई, थोड़े समय के लिए रुक गई। उसके बाद आपको कोई और नीड लगेगी तो फिर आप उसके लिए काम करेंगे। तो यही मोटिवेशन का साइकिल क्या होता रहता है, चलता रहता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, इस पे आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है टाइप ऑफ मोटिवेशन। इसमें से इतनी बार क्वेश्चन आया है कि मतलब इस बार भी आपके चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो इसको बहुत अच्छे से करना आप, ठीक है। तो पढ़ लें एक बार टाइप ऑफ मोटिवेशन। अभी मैंने आपको बताया ही था, मोटिवेशन का मतलब होता है टू मूव, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, या मोशन में रहना, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल को इंटरस्निक बोलते हैं, एक्सटर्निक मोशन बोलते हैं हम एक्सटर्नल को, ठीक है। अगर मैं इंटरनल मोशन की बात करती हूँ तो इसे लोकस ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल है। इसके बाद ये क्या है, एक्सटर्नल होता है, ये इंटरनल तरीके से आंतरिक रूप से लोकस ऑफ कंट्रोल है। और एक्सटर्निक क्या होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाहरी तरीके से होता है। इंटरनल क्या होगा, भीतरी, एक्सटर्नल बाहरी, आपको पता ही है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखे हैं तो ये देखो, इंटरनल क्या होता है, फॉर सेल्फ होता है, मतलब आंतरिक रूप से होता है, अंदर से होता है, उसके लिए आपको किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती, किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं होती, आप अपने आप काम करते हैं। जैसे मान लो आपको जॉब लेनी है, ठीक है, तो जो इंटरनली रूप से मोटिवेटेड है वो इसको बहुत जल्दी पा लेंगे। जो ऐसे बाहरी वातावरण को देखकर पढ़ रहे हैं कि आज तो इसने इतने पेज पढ़ दिए, मैंने भी इतने पढ़ दिए, है ना, ये क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। और इसको पाना भी मतलब ये तो थोड़े टाइम का ही होता है, बट अगर कोई इंसान इंटरनली मोटिवेटेड है तो अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लेता है, ठीक है। इंटरनल में क्या आता है, फॉर सेल्फ आता है, और एक्सटर्नल में रिवॉर्ड, सैलरी, वर्क, मार्क्स, पैसा, ये सब चीजें आती हैं, है ना। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करती हूँ तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक बच्चा है, वो अपनी क्लास में रोज काम करके आता है, इस उपेक्षा में कि उसे उसकी मैडम क्या देगी, रोज चॉकलेट देगी अगर वो अच्छा काम करेगा। तो बच्चा क्या है, एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। इस तरीके से घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तभी मैं आपको बता रही हूँ, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इंटरनल मोटिवेटेड क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेटेड क्या होता है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा कर ही पूछे जाएंगे कि एक बच्चा है, वो ऐसे ट्रिप पर गया है और वो चीज़ों को देखना चाहता है, वो खुद के लिए कर रहा है, तो किस तरीके से मोटिवेटेड है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, इंटरनल देंगे, है ना। आई होप यहाँ तक के समझ में आ रहे होंगे जो मैं समझा रही हूँ। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन जो है वो एक नेशनल हाईवे की तरह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछी गई लाइन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एक बार हम पेज का साइज सही कर लेते हैं क्योंकि हमें इस साइड से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, A4 साइज कर लेते हैं शीट का, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, 1 सेकेंड, 1 मिनट, ये तो आगे के पेज पे आ गए हैं, 1 सेकेंड रुकिए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी मैंने आपको बताया ही था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन पर आ गए हैं, ये बुक लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको, इंसेंटिव्स लिखे हैं, ड्राइव क्या होता है, ये अभिव्यक्ति क्या है, अभी इससे ऊपर थे हम, है ना, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, ये देखो यहाँ पर थे हम। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर के अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन जो है वो किसकी तरह काम करता है, एक नेशनल हाईवे की तरह काम करता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतनी ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन कैसा मोटिवेशन अच्छा माना जाता है, इंटरनल मोटिवेशन अच्छा माना जाता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने वाला मोटिवेशन अच्छा माना जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। बच्चे बार बार गिरकर भी चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, परीक्षा में आधी आधी रात तक जागकर पढ़ते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इंटरनल मोटिवेटेड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आधी रात तक पढ़ रहे हैं, सुबह तक पढ़ रहे हैं, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर भी आप पढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, आप किसी काम को करना चाहते हैं, इसलिए आप कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, ये सबके सब एग्जाम्पल आपके इंटरनली मोटिवेटेड है, ठीक है। इंटरनली मोटिवेटेड चाइल्ड है, तभी यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके बाद अगर मैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात करती हूँ, यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करती हूँ,
यानी कि समाज में पहले जैसी सोच में चेंज आया है स्वतंत्र होने में। अब देखो, अब साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है हमारी, जॉब कुछ इंसान पैसों के लिए पाना चाहता है, लेकिन कुछ क्या चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, आत्मनिर्भर बन जाऊं, मुझे किसी से पैसे ना मांगने पड़े। ये क्या हो जाएगी, मेरी एक सेफ्टी हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है, आवश्यकताएं हैं। समाज में पहले अलग सोच थी, आज अलग सोच है ना। तो ये सब किस में आता है, हमारे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में आता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो है वो इंसान की बदलती रहती है, ठीक है। जैसे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, कुछ सेफ्टी के लिए कर रहे होंगे, मान लो किसी को जॉब चाहिए, हर किसी का मोटिव अलग अलग होता है। कोई अपनी सेफ्टी के लिए कर लेता है कि आगे मुझे दिक्कत नहीं आएगी। कोई स्नेह संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे फिर सम्मान के लिए, सामाजिक मान्यता के लिए, सामाजिक जीवन बिताने की आवश्यकता। तो ये अलग अलग क्या है, हमारे पास आवश्यकताएं हैं, ठीक है। किसी के पास कोई सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, कोई स्नेह संबंधी आवश्यकता है, कोई सम्मान व सामाजिक मान्यता है, कहीं पर सामाजिक जीवन बिताने की आवश्यकता है। तो हमारे पास अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, सिर्फ जॉब नहीं। ये साइकोलॉजिकल आवश्यकताएं दी गई हैं जो अलग अलग है, जैसे आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता, स्वतंत्र होने की आवश्यकता, ठीक है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, स्नेह संबंधी आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता। ये हमारी साइकोलॉजिकल जो सोसाइटी से रिलेटेड है। इसके बाद है अभी प्रेरित व्यवहार की विशेषताएं। मोटिवेटेड बिहेवियर क्या होता है, जो आपका मोटिवेटेड बिहेवियर होगा उसमें हमें किसी नो नीड ऑफ मोटिवेटर, किसी तीसरे मोटिवेटर की जरूरत, दूसरे मोटिवेटर की जरूरत नहीं होगी। हमारा बिहेवियर कैसा होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। हम यहाँ पर कैसा बिहेव करेंगे, गोल यानी कि हमारे जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने जैसा बिहेव होगा हमारा। हम अपने आप पढ़ेंगे, हमें कोई तीसरा इंसान आकर ये नहीं करेगा कि बुक उठाकर पढ़ लो। हमारा अपने आप पढ़ने का दिल करेगा, हमारा अपने आप उस काम को करने का मन करेगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। यह व्यवहार हमें अपने जीवन में संतुलन लाने व समायोजित होने में सार्थक ढंग से क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये व्यवहार क्या सिखाता है, हमें अपने जीवन में एक कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, एडजस्टमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद अब्राहम मोजेलो ने क्या दी थी, जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं उनको एक हायरार्की में दिया, पदानुक्रम में दिया है, और उसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। नीड्स की क्या होती है, एक सीरीज में लगा दिया नीड्स को उन्होंने, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब नीड्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो वैसे भी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नीड्स का जो एक सीरीज दिया है वो किसके द्वारा दिया गया, अब्राहम मोजेलो के द्वारा दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है मूल आवश्यकताओं का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, अब्राहम मोजेलो के द्वारा किया गया है। जैसे हमारे पास इसके 5 मैंने ये बनाए हैं, ठीक है, इसने 5 इसमें डिवाइड किया है इसको। सबसे पहले फर्स्ट 2 3 जो है ये लाइफ के लिए बेसिक नीड्स होती है, ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। चौथी और 5वीं जो है वो हमारे डेवलपमेंट में आती है, तो वो आत्म अभिव्यक्ति है, ठीक है। पहले नंबर पर अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पर भूख, प्यास, नींद, यौन, ठीक है। हमारे लिए भूख बहुत जरूरी है ना, भूख खाना खाते हैं, खाना जरूरी है भूख के लिए, पानी पीना जरूरी है, सोना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है। अगर ये सारी पूरी होती है तो फिर हम किसकी तरफ जाते हैं, हमारी सुरक्षा की तरफ जाते हैं। यानी अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा घर होना चाहिए। अब घर तभी होगा जब हमारे पास क्या होगी, फैमिली होगी, परिवार होगा। तो ये किस पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो हमारे पास में 3 प्रकार की, 3 क्या है, बेसिक नीड्स है। 1 2 3 आर सेम इन ह्यूमन बींग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट 2 3 में क्या आता है, ये क्या होती है, ये ह्यूमन बींग में भी और एनिमल में भी सेम होती है, भूख, प्यास, नींद, यौन। उसके बाद सेकंड नंबर पे सुरक्षा आती है, सुरक्षा में हमारा घर आएगा। तीसरे नंबर पर प्यार और परिवार आता है। आ गया समझ में, ये सब क्या है, किसी भी इंसान की बेसिक नीड्स है। ये जो डायग्राम मैं समझा रही हूँ आपको मोजेलो का, ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये मैं बहुत इजी तरीके से लिखा है मैंने, और बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो। चौथे नंबर पर फिर हमें क्या होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि हमारी समाज में इमेज कैसी है। हम पढ़ लिख कर काबिल तो बन गए, लेकिन क्या हम समाज में अपनी जगह बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, आसपास के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, क्या हम समाज में उठने बैठने के लायक हैं, नहीं है। तो ये सब किस में आती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में आती है। जब ये चीजें पूरी हो जाती है तो 5वीं तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। 1% के आसपास के लोग होते हैं ऐसे जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सिद्धि होती है। बड़ी पोस्ट पर होने पर भी खुद को रियलाइज हो जाए। जैसे मान लो आपने देखा होगा, बहुत बड़े लोग होते हैं जो मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए थे, लेकिन फिर भी वो संन्यास की तरफ चले गए, बिल्कुल साइलेंस में चले गए। तो उनको क्या हो गया, लाइफ के बारे में रियलाइज हो गया कि हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, है ना। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आ गया समझ में इतना। आई होप ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझ में आ रहे होंगे।
जैसे अब एक एग्जाम्पल लिखा है, एक महिला ने अपने बच्चों को ₹100 में बेच दिया। यानी कोई महिला है, कोई महिला अपने बच्चों को क्यों बेचेगी, है ना? यानी कि उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल बेसिक खाना पीना ये सब भी पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इसने क्या कर दिया, अपने बच्चों को बेच दिया। तो ये क्या थी, फर्स्ट स्टेज थी, यानी उसकी बिल्कुल बेसिक नीड थी। क्योंकि फैमिली कितने नंबर पर आ रही है, तीसरे नंबर पर लिखी है। फैमिली बाद में आती है, पहले क्या आती है, भूख प्यास नींद सुरक्षा, ये सब पहले आता है। तीसरे नंबर पर क्या रखा है उसने, परिवार को रखा है ना। तो ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर थर्ड नंबर पर आया, थर्ड स्टेज में है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है डिराइव। डिराइव क्या होती है, काम में लगाकर रखने की शक्ति। हमारे अंदर जो भूख है किसी काम को करने की, हमारा मन नहीं कर रहा फिर भी हम उसको किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या है, काम करने की डिराइव आ गई है, हंगर आ गई है, भूख आ गई है। इंसेंटिव्स होते हैं जो हमें प्रलोभन देते रहते हैं किसी काम को करने के। जैसे मान लो हमें क्या मिल रहा है, 30,000 में दिल्ली में एक जॉब मिल रही थी, हमने वहां जॉब कर ली, लेकिन हमें अब उस जॉब की जगह पर 60,000 में मुंबई में जॉब मिल रही है, तो हम उसको छोड़ देंगे। वहां हम क्या देखेंगे, अपना फायदा देखेंगे। तो हमारे अंदर ये क्या है, इंसेंटिव्स है। हमारे इंसेंटिव्स बदलते रहते हैं, हमारे प्रलोभन बदलते रहते हैं। अगर हमें कहीं कम चीज को छोड़कर ज्यादा मिल रही है तो हम उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे इंसेंटिव्स है। ठीक है, इसके बाद ये मैंने अपने बुक की लैंग्वेज में लिख दिया है, वो पहले मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब इसको मैंने इब्राहिम मुज़ैलो की फॉर्म में लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। समझ में आ रहा है ना सबको जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी पूरी लेंथी भी रहेगी, जब तक मोटिवेशन का टॉपिक पूरा नहीं होगा तब तक मैं इसको कराती रहूंगी। ठीक है, आप करते रहिएगा और इसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा। जब आप इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे तो देखना आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। ये जो कहते हैं ना कि मैम हमें सीडीपी समझ में नहीं आती, ये वो लोग होते हैं जो कहीं कहीं यूट्यूब चैनल पर भागते रहते हैं और कभी किसी की वीडियो देख ली, कभी कहाँ से क्वेश्चन सीरीज देखा है, कभी कहीं से क्वेश्चन सीरीज देखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज जो होती है ना, क्वेश्चन सीरीज से हम क्या करेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन सीरीज से थोड़ी वो रहती है। ठीक है, तो मतलब कि एक तरीके से मैं एक तरीके से ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन सीरीज आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। कभी सोचो कि मैडम तो ऐसे कह रही है, ऐसे कह रही है, चाहे बेशक से देख लो जाकर, फिर अपना स्कोर भी देख लेना कितना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं में आपको पता है भूख प्यास नींद ये सब रहता है। सेकंड पे मैंने आपको सुरक्षा संबंधी घर बता दिया था। थर्ड पे प्यार और दूसरों से संबंध यानी कि फैमिली और ये सब रह गया। तीसरे पे आत्मसम्मान हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई, बाहर आस पड़ोस का वातावरण, हमारी इमेज कैसी है। फिफ्थ नंबर पर हमारी अभिव्यक्ति कैसी है, आत्म अभिव्यक्ति हो जाती है हमें चीजों की, है ना। तो ये 5वें नंबर पर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहले नंबर पे क्या बताया मैंने आपको, शारीरिक आवश्यकता, दूसरे पे सुरक्षा, तीसरे पे परिवार प्यार ये सब रहेगा, चौथे पे सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, 5वें पे हमें क्या हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्म अभिव्यक्ति हो गई। आ गया समझ में इतना, आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा। मोटिव क्या होते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोटिव क्या है, आपसे एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन किसकी डेफिनेशन है, किसकी परिभाषा है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जिसके लिए हम काम करते हैं, अभिप्रेरक क्या होता है, जिसके लिए हम काम करें, हमारा मोटिव क्या है। हम कहते हैं ना कि तेरा इस काम को करने का क्या मोटिव है, यानी कि तू इस काम को क्यों करना चाहता है, कहते हैं ना, यानी कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभिप्रेरक क्या होते हैं, हमारे अंदर जन्मजात भी होते हैं और इन्हें हम प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा क्या कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं। यानी कि हमने किसी को इतनी ज्यादा ट्रेन कर दिया उसके माइंड को कि हम उस तक पहुंचने के लिए काम करेंगे। जैसे अब नीरज चोपड़ा को लगा लो, उनके अंदर वैसे ही उस चीज को, मतलब उस चीज के ऊपर उन्होंने काम किया था, उनके अंदर लगन थी, लेकिन बाद में प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा उन्होंने अपने मोटिव्स को और भी आगे तक अचीव कर लिया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, मोटिव होते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल दिए गए हैं मोटिवेशन के, जिनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी प्रेरणा व्यक्तिक पहलू है, यानी कि जो मोटिवेशन है वो कैसा है, व्यक्तिक है, समझाया हुआ, किसी को ज्यादा किसी को कम समझ में आए। जैसे अब देख लो, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ समझाया है, टॉपिक ही समझा रही हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बहुत कम समझ में आएगा, है ना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा कैसी होती है, व्यक्तिक पहलू होती है। किसी कोई अंदर से ज्यादा अभिप्रेरित होता है, कोई अंदर से कम अभिप्रेरित होता है। ठीक है, अब मान लो 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों को मोटिवेट किया, एक को ज्यादा जल्दी एक के अंदर ज्यादा मोटिवेशन आ गया, दूसरे के अंदर नहीं आया, तो ये कैसा है, व्यक्तिक पहलू है। अधिगम हेतु तत्परता का सिद्धांत, यानी कि अगर हम मोटिवेशन लर्निंग कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। किसी भी चीज को सीखने के लिए हम क्या है, रेडी रहेंगे। आवश्यकताओं का लाभ उठाने का सिद्धांत, जैसे अब देखो
आपके पास एचटेट का मौका है ना, पास करने का मौका आपके पास, नीड है कि हमें एचटेट को पास करना है। जिसको पास कर लेगा उसको वो क्या उठा गया, इसका फायदा उठा गया। तो अधिगम क्या सिखाता है हमें, सॉरी अभिप्रेरणा हमें क्या सिखाती है, आवश्यकताओं का लाभ उठाने का सिद्धांत सिखाती है। और हम क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट भी होंगे। अब देख लो हम पेपर दे रहे हैं, हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दिया, उसमें हमारे अंदर इंटरेस्ट होगा तभी हम इसको पास कर पाएंगे, है ना। तो अभिप्रेरणा हमें क्या सिखाती है, रुचि बनाए रखती है हमारी। हम क्या करते हैं, अभिप्रेरणा से हमारी क्या बनी रहेगी, उसमें रुचि बनी रहती है, अटेंशन बनी रहती है, हमारा इंटरेस्ट रहता है ना। तो ये सब क्या है, मोटिवेशन में आते हैं। तो मोटिवेशन लर्निंग, अब गोल डायरेक्टेड स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लो अब मैं आपको सीडीपी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मैं सीडीपी आपको किस लिए पढ़ा रही हूँ, है बताओ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके पेपर में आएगी। आपको ये बात आपको स्पष्ट है ना कि सीडीपी हमारे एग्जाम में आने वाली है, तो आप इसको क्या करोगे, गोल मानकर पढ़ोगे। अब ऐसे तो आपको कोई फालतू का शौक है नहीं कि आपने सीधी बुक उठाई और उसको ऐसे ही पढ़ दिया, है ना। या फिर कोई भी बुक उठाओगे, कोई भी सिलेबस उठाओगे, कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, उसको ऐसे ही पढ़ने बैठ जाओगे। तो आपका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी तो होना चाहिए, है ना। आपके गोल स्पष्ट होने चाहिए, आपका सिलेबस स्पष्ट होना चाहिए। तो गोल डायरेक्टेड क्या है, आपके स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है आपको, कि आपको एस्टेट का पेपर क्या करना है, पास करना है। ठीक है, मेरा यहाँ पर गोल क्या है कि मुझे सीडीपी आपको पूरी करानी है, आपके एग्जाम तक आपकी मैराथन क्लासेस भी करानी है, आपको क्वेश्चन सीरीज भी करानी है। तो ये मेरा क्या है, गोल है। जिस तरीके से आपका गोल क्या है, पेपर को पास करना है, उसी तरीके से मेरा गोल क्या है, आपको पेपर को पास कराना है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, आपको क्वेश्चन सीरीज करानी है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपके क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। आ गया इतना समझ में। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसका इंप्लीमेंट और संगठन भी उतनी अच्छी तरीके से होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, नोट्स क्लियर है तो आपका पढ़ने का मन करेगा, है ना। आपके पास अच्छी बुक्स है, सारी मटेरियल है, तो आपका पढ़ने का क्या करेगा, दिल करेगा। मेथड्स जो है पढ़ाने के वो भी अच्छे होने चाहिए। अब देखो अगर आपका वातावरण अच्छा है, जैसे मैं आप पढ़ रहे हैं, घर बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजों को नहीं लेते, आपसे ले लेते हैं। आप घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, आपके घर में क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है ना। तो आपको क्या लगा रहेगा कि यहाँ पे तो मजा नहीं आ रहा, है ना। मेथड्स क्या होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए। अब देखो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ाती हूँ। जैसे आपको समझाती हूँ, स्टोरी की फॉर्म में भी समझा देती हूँ, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको खुद से जोड़ के पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो वो किस लिए होता है, ताकि आपको क्या मिलता रहे, उससे मोटिवेशन मिलता रहे। आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आपको चीजें ही समझ में नहीं आएंगी, आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, मेरी क्लास में बहुत ज्यादा शोर रहेगा, तो आपको चीजें वैसे ही समझ में नहीं आएंगी, आपका इंटरेस्ट क्या होगा, वहां से कम हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मोटिवेट भी करती रहती हूँ, आपको बताती भी रहती हूँ कि एस्टेट का एग्जाम आपको ऐसे लाभ होगा, आप ऐसे मौके का फायदा उठाएं, है ना। तो ये क्या है, सब मोटिवेशन ही तो होता है। तो ये क्या है, वातावरण अगर अच्छा है तो ये क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। डेली सेम बिहेवियर से इंसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो चेंज जरूरी है, तो अलग फील भी होना जरूरी है ना। उचित प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी कि अब देखो अब आपने क्या क्या सीख लिया, फीडबैक। प्रतिपुष्टि क्या होती है, फीडबैक होती है। अब हम कहीं भी जाते हैं ना, ट्रेनिंग पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें लास्ट में फीडबैक का एक पेज दिया जाता है। तो उसमें लिखा जाता है कि फीडबैक दीजिए, अपने रिव्यू शेयर करें। तो आपको पता है फीडबैक में वैसे हम अच्छा ही लिखते हैं, बट कुछ ना कुछ अगर मान लो त्रुटि है या कुछ, अगर मान लो जैसे आपको मैं सिखा रही हूँ, आप मुझे अच्छा फीडबैक ना दें, है ना, अच्छे कमेंट ना करें, मुझे कहे ना कि मैं पढ़ा दूं, मेरी वीडियोस को ना देखें, तो मेरा मन ही नहीं करेगा पढ़ाने का। अगर आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आपका भी उतना ही बड़ा रोल है ना। आप मुझे डेली कहते हैं कि मैम ये पढ़ा दो, ये टॉपिक करा दो, मैम क्लास ले लो, मैम क्वेश्चन सीरीज करा दो, है ना। तो मेरा भी आपको पढ़ाने का मन करता है। तो फीडबैक जो होती है वो इंसान को क्या रखती है, अंदर से मोटिवेटेड रखती है। अब मोटिवेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है ना। सिखाने वालों को अपनी प्रगति के बारे में जल्दी और अच्छी तरीके से क्या मिलेगी, जानकारी मिलती रहेगी, और सीखने में भी रुचि बनी रहेगी। आ गया समझ में। इसके बाद है उचित प्रोत्साहन देंगे हम, आंतरिक रूप से भी प्रेरणा। जैसे स्थायी प्रभावपूर्ण पर शुरुआत बाह्य भी प्रेरणा से करेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अभी मान लो अपने छोटी क्लास के बच्चे देखे है ना, उनके लिए तो जो बाहरी, जो एक तरीके से बाहरी होता है अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चों को उतनी समझ तो होती नहीं है ना। तो हम बच्चों को क्या करते हैं कि हाँ आज तू इतना काम करते, आज मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, आज तू इतना काम करते मैं तुझे टॉफी दूंगी, है ना, आज हम तुम्हें वहां घुमाने ले जाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी जल्दी काम को करने की कोशिश करेगा। वहां से हम बच्चे को किसकी तरफ लेते जाते हैं, फिर आंतरिक अभिप्रेरणा की तरफ लेते जाते हैं, है ना। स्थायी होता है, ये प्रभावपूर्ण होता है, पर हम बाह्य अभिप्रेरणा से शुरुआत कर देते हैं।
अब आपको तो भाई अभी प्रेरणा से शुरुआत नहीं कर सकते, आपको तो नहीं कह सकते कि मैं तुझे टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। तो आपको तो इन बातों की समझ है, पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, मोटिवेशन दोनों तरीके के काम आते हैं, लेकिन अच्छा मोटिवेशन कौन सा रहता है, जो बढ़िया मोटिवेशन होता है वो कौन सा रहता है आपका, आंतरिक रहता है। छोटे बच्चों के लिए पूछेगा तो भाई अभी प्रेरणा उनके लिए जरूरी होती है। सफलता की निश्चितता का सिद्धांत, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपका लर्निंग प्रोसेस कर रही हूँ, लर्निंग प्रोसेस क्या है, सरल से कठिन, तथा अगर छोटी छोटी सफलता की यहाँ गारंटी होती चली गई, जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, छोटा एग्जाम दिया है ना, पास हो गया, उसके बाद आप बड़ा एग्जाम दोगे, वो पास हो जाएगा, फिर थोड़ा और पास हो जाएगा, तो आपके अंदर क्या आएगा, अपने आप मोटिवेट होते जाओगे आप, है ना, आपको ऐसा लगता जाएगा कि मैं तो इस काम को कर सकती हूँ। तो लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, सरल से कठिन होता है, तथा अगर छोटी छोटी सफलता की गारंटी होती चली जाती है। तो सफलता की निश्चितता का होना भी जरूरी है, और आपके अंदर एक थोड़ी टेंशन भी होनी चाहिए कि मुझे इस काम को करना, बिल्कुल फ्री माइंड भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हैं तो हल्की चिंता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टेंशन लेके बैठ गया, सिर पकड़ लिया, सिर पे पट्टा बांध लिया, दवाइयां ले ली, है ना, कि हाय मेरा तो पेपर ही पास नहीं हो रहा है, मेरा तो पेपर ही पास नहीं हो रहा, ऐसे तो बिल्कुल ही पास नहीं होगा ऐसे करोगे तो। हल्की स्ट्रेस माइंड में होना चाहिए, हल्की आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे अपना काम करना है, आज मेरा इतना काम रहता है, इस तरीके का आपके दिल में रहना चाहिए। हल्की चिंता इंसान को क्या करती है, काम में लगाए रखती है। कक्षा में मोटिवेटेड रखने के उपाय हमारा अब जब नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट लाइंस। ठीक है, एक बार देख लो मैं ये चैप्टर कितना बड़ा है, बस लास्ट था, ये थोड़ा सा रह गया है, एक दो लाइन ही रहती है हमारी। कक्षा में मोटिवेटेड हम बच्चों को कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो हम, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने तो बच्चों को ही पढ़ाना है, आप खुद के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, बच्चों के लिए पढ़ रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे पढ़ना है, अपनी क्लास को मोटिवेट कैसे रखना है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है। बच्चा जो है वो सेंटर में रहेगा, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा, है ना, टीचर उसे सारी चीजें बताएगा, बच्चा कुछ भी पूछ सकता है क्लास में, तो बच्चे को सेंटर मान के आप पढ़ाएंगे तो क्या रहेगी आपकी कक्षा, मोटिवेटेड रहेगी। अब देखो आप खुद को सेंटर में रख लो, बच्चों को बोलने भी ना दो, है ना, डेमोक्रेटिक टीचर होने चाहिए आप, ऑटोक्रेटिक नहीं, हिटलर की तरह नहीं होने चाहिए कि बच्चा आपकी क्लास में कुछ बोल ही ना पाए। तो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट होने चाहिए, बच्चे आपसे कुछ भी पूछ सके। आ गया समझ में, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उससे आप बच्चों को जोड़ेंगे। आप क्लास में जाएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि आपने कल की क्लास में क्या किया था और आज मैं आपको क्या कराऊं, है ना, आज हम क्या करेंगे, कल की क्लास में आपने क्या सीखा था, या पिछली क्लास में आपने इस टॉपिक के बारे में क्या सीखा था। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके मतलब जो पुराना ज्ञान है उससे नए ज्ञान को जोड़ेंगे, है ना। तो ये भी आपके बच्चों को मोटिवेट रखेगा, उनको ये पता लगेगा कि पिछली क्लास में तो मैंने इतना किया था, अब मैंने इतना ज्यादा और सीख लिया है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत मोटिवेट होगा बच्चा। परिणाम व प्रगति का ज्ञान बच्चों को बता देना। जैसे मान लो हमने बच्चे का टेस्ट लिया है, ठीक है, उसके मार्क्स हम बच्चे को बताएंगे, उसकी गलतियां बताएंगे, उसकी अच्छाइयां बताएंगे, मतलब उसको ये बताएंगे कि तुमने आज इतना सीख लिया, देखो तुम्हारे इतने मार्क्स आए। अगर उसकी कोई गलती है तो उसे प्यार से बताएंगे, है ना, समझा देंगे कि उसने कहाँ पर मिस्टेक की थी। इससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपको कोई बता देता है कि आपने इतना सीख लिया है, पिछली बार आपने मिस्टेक की थी, इस बार नहीं की है, आपने इतने मार्क्स अचीव कर लिए हैं, तो आप क्या हो गए, अंदर से मोटिवेट हो गए, है ना। इसके बाद पुरस्कार व दंड का सिद्धांत। दंड क्या देता है, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होता है, नेगेटिव मोटिवेटर होता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हम कभी भी दंड नहीं देंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पीटा भी जाता है, कभी कभी मार दिया जाता है, पर जहां तक संभव हो ना हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे लीडरशिप क्वालिटी को खत्म कर देता है। कई बार क्या होता है, जब हम बच्चे को दंड देते हैं, बच्चे के अंदर मान लो क्वालिटी है भी सही, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज से पीछे भागने लगता है। अब उसे कोई चीज आएगी तो वो तब भी नहीं बताएगा कि कहीं मैंने गलत बता दिया तो टीचर पीटेगा, है ना। तो जहां तक हो सके दंड का यूज नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं करना है। और झूठी बात पर वेरी गुड भी ना करें। मान लो बच्चे ने कुछ गलत बता दिया तो आप उसे वेरी गुड दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना रखें। डिराइव शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, वुड्सवर्थ ने किया था। डिराइव क्या होती है, हंगर होती है, किसी चीज को पाने की भूख होती है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, ठीक है। तो दंड क्या होता है, दंड नकारात्मक होता है, बच्चे को पुरस्कार देंगे, उसको वेरी गुड कहेंगे, पर झूठी बात पर वेरी गुड नहीं कहेंगे। दंड क्या है, नेगेटिव वर्ड है, उसका आपको यूज नहीं करना है। बट कई बार हम क्लासेस में बच्चों को धमकाने के लिए, डांटने के लिए मार देते हैं ना, बट वैसे वो क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, उसका हमें यूज नहीं करना होता है, बच्चे को मारना नहीं होता है, ठीक है।
हमारे टाइम में तो हम बहुत पिटते थे टीचर से, और बिना पिटे तो हम काम भी नहीं करते थे। आजकल के बच्चों को आप थोड़ा सा भी कुछ नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि आजकल हर चीज चेंज भी हो गई है। इसलिए भी इसका मतलब जैसे इमोशंस वगैरह हो गए बच्चों के, खान पान अलग हो गया, हर चीज अलग हो गई है। इसलिए जो दंड है ना वो अब नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव मोटिवेटर है। आ गया समझ में इतना? तो ये मोटिवेशन का जो टॉपिक था ये सारा का सारा मैंने आपको करा दिया है। मैं इससे उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारा समझ में भी आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने वाली हूँ। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस। मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना ना भूलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो आज मैंने जब तक इतने जो टॉपिक कराए, मैंने आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें से क्वेश्चन ना आए, है ना। तो ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऐसे ही चीख चीख के आपको नहीं कह रही हूँ, जिसने पहले वीडियोस देखी हैं, जिसने पहले एग्जाम दिए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं अपने रिव्यू भी शेयर करूंगी पिछले साल के, जो बच्चों ने एग्जाम दिए थे और जो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, उन सबकी एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि सच में ही मतलब कि ये टॉपिक्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर पे बेस बनाकर लिखे हैं। मैंने अपने एक एक नोट्स को प्रीवियस ईयर के बेस पर एनालाइज करके लिखा है। सभी टॉपिक मैंने पीवाईक्यू की फॉर्म में यहाँ पर ऐड किए हैं। जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, ऐसे कंसेप्ट की फॉर्म में लिखा है, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए, आपका माइंड में प्रेशराइज ना रहे, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बने रहें चैनल के साथ।